ठीक है, हेडिंग डालिए एल आर सर्किट। देखो कुछ है नहीं, बस सिंपल सी बात है, पहले एकदम ध्यान से सुन लो, फॉर्मूले सारे एकदम मुंह पे याद होने चाहिए। हम एल और आर को एक साथ कंबाइन करने जा रहे हैं। ये एल हो गया मतलब क्वाइल हो गया, और ये आर, इन दोनों को मैं एक एसी सोर्स से जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया, ये एसी सोर्स है। अभी तक जितने भी सर्किट पढ़े हो उस सारे सर्किट में तुम्हें ये पता होता था और तुम आई निकालते थे, याद होगा, यही कर रहे थे। सर ये ओमेगा टी फेस में होता था और मैं देखता था करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। अगर आई के साथ प्लस पाई बाई टू आ रहा है तो लीड कर गया, माइनस पाई बाई टू आ रहा है तो लैग कर गया, और अगर उसी ओमेगा टी के साथ ही आ जा रहा है तो मतलब सेम फेस में है। यही तीन चीज़ पढ़े हो। बट इस केस में हमें, अब तुम खुद सोचो, ये दो चीज़ अगर सीरीज में लग जा रही है तो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। जाहिर सी बात है, सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। क्या डिफर कर जाता है? पोटेंशियल। तो क्या यहाँ पोटेंशियल तुम पहले से पता करके रख सकते हो? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल अगर तुम ले लोगे तो वो पोटेंशियल यहाँ कुछ अलग हो जाएगा और यहाँ कुछ अलग हो जाएगा, तो निकालना पड़ेगा ना तुम्हें कि क्या क्या होगा। तो हम इसमें क्या सेम लेके चलते हैं? करंट। तो इसका मतलब इसमें मुझे क्या पता होगा? पहले करंट। देन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और पता किसका लगाना होगा? भी का। इसी का पता लगाना होगा। किसका पता लगाना है? भी का। क्लियर है इतनी बात? तो मैं यहाँ पे ऐसे डैश डैश कर दे रहा हूँ, मुझे इस भी का पता लगाना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, बस ऐसे समझो, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई किरचॉफ रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम जो चीज़ करना था वो पहले कर चुके हो। इसका इंडक्टेंस L होता है, ये इंडक्टर है, और हम इसको अगर बात करें तो इसका रेजिस्टेंस होता है जो कि R होता है, और इसके रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं जो कि XL से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ से जब करंट इसमें जाएगा और इसमें जाएगा तो सेम जाएगा, करंट तो दोनों में सेम जाएगा। मगर बताओ पहले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा? तो सर रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को मैं ऐसे भी आर लिख देता हूँ, और इसका पोटेंशियल होगा भी नॉट, और ये भी नॉट किसका? आर का, इनटू में साइन ओमेगा टी। क्या मैंने कोई गलत लिखा है? नहीं। क्यों मैंने गलत नहीं लिखा है? बस ध्यान से सुनना, क्योंकि करंट किस फेस में है? ओमेगा टी। और रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज क्या सेम फेस में चलते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसमें ओमेगा टी है तो इसमें भी क्या रहेगा? ओमेगा टी। मिल गया हमें पोटेंशियल इसका। समझ गए हो इतनी बात? अब बताओ यहाँ पे हमें अगर अगले का पोटेंशियल निकालना है, मतलब किसका? एल का। बस याद करो पुराना सर्किट। बताओ इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता था? पोटेंशियल। लैग कौन करता था? करंट। कितने डिग्री से करंट लैग करता था? 90। अब सुनो, करंट कितना है? ओमेगा टी। तो करंट को लैग कराना है तो आगे कौन निकलेगा? पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल लीड करेगा, तो कितने से लीड करेगा? 90। तो क्या मैं इसके पोटेंशियल को भी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? समझे हो ये बात कैसे आया है? क्योंकि मैंने बोला कि पोटेंशियल इसमें लीड करता है, करंट लैग करता है। तो ऑलरेडी करंट को तुमने ओमेगा टी माना है, तो इससे पोटेंशियल को लीड कराना है तो कितने डिग्री? 90। तो लीड कराना है तो ओमेगा टी में क्या जोड़ दोगे? प्लस का पाई बाई 2। बट यहाँ पे भी नॉट एल आएगा और यहाँ पे भी नॉट क्या आएगा? आर आएगा। क्लियर? अब सुनो, इन्हीं दोनों फेस में मिले पोटेंशियल को जोड़ोगे तो क्या नया पोटेंशियल मिल जाएगा? मिलेगा ना? तो सर नया पोटेंशियल जो मिलेगा ना, उसके लिए हमें लिखना होगा भी नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस में पता ना क्या, प्लस में या माइनस में कुछ रहा होगा, ये पता ना क्या है, प्लस 5 है कि माइनस 5 है, वो 5 निकालना पड़ेगा। मगर देखो क्या इसमें भी नॉट पता है? नहीं पता। भी नॉट क्या है? इन दोनों का भी नॉट जुड़ेगा तब ना भी नॉट आएगा। समझ रहे हो? तो कैसे जोड़ेंगे?
अब सुनो, इसका बनाएंगे हम फेजर डायग्राम, इसीलिए फेजर डायग्राम पढ़ाया गया है। सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ V नॉट R। बताइए क्या V नॉट R में अगर मैंने ऐसे बना दिया तो क्या करंट रेजिस्टेंस वाले में सेम फेज में चलते हैं? तो क्या इनका फेज ऐसे ही बनेगा? क्या I भी इसी में चलेगा? क्या चलेगा? अब बताइए इस I से, इस करंट से ये वाला V नॉट L कितना ऊपर चला गया है? 90। तो क्या V नॉट L कहीं यहाँ रहा होगा? क्या V नॉट L, ये बात बताओ, समझ में आई है? V नॉट L क्योंकि करंट से कितने डिग्री ऊपर चले गए हैं? 90 डिग्री। दो वेक्टर मिल गए। अब I को भूल जाना है, I तो बस मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको समझ में आए कि I से ये कितना ऊपर गया है। ये दोनों सेम फेज में हैं और ये V नॉट L I से कितना आगे निकल गया? 90 डिग्री। बताओ V नॉट R एक वेक्टर है और V नॉट L एक वेक्टर है। फेजर क्वांटिटी को एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो क्या उनका सम तुम निकाल सकते हो? बहुत आसानी से। क्या उनका सम ही रिजल्टेंट कहलाएगा, जो कि क्या होगा? V नॉट। क्या यही V नॉट पता लगाना है? क्या समझ रहे हो? तो सर वो V नॉट कैसे निकलेगा? तो अब दो वेक्टर को जोड़ दो। सर V नॉट का फॉर्मूला, दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, यही लगता है। अरे भाई पूरा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना है? कॉस 90 0। तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा? तो यही तो लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही तो करेंगे। तो लिख देते हैं सर V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट L स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा? हो गया। अब V नॉट इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देख के बताओ, V नॉट R कितना होता है? क्या I नॉट इंटू R लिख सकते हैं क्या? अरे भाई V इज इक्वल टू होता है I इंटू, होता है। तो अगर ये V नॉट है तो क्या यहाँ I नॉट आएगा? समझे? अच्छा अगर यही इंडक्टर होता तो मैं क्या V इज इक्वल टू I इंटू XL लिखता? क्या रेजिस्टेंस की जगह कौन ले लेता? XL। अगर यही हमारे पास कैपेसिटर होता तो I इंटू क्या लिखता? अच्छा अगर ये V RMS है तो ये भी क्या होना चाहिए? अगर ये V नॉट है तो ये भी क्या होना चाहिए? I नॉट। तो इसका मतलब सर इसकी जगह पे मैं क्या I नॉट R का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या एकदम लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का है तो R आएगा और ये किसका है? इंडक्टर का है। तो सर इंडक्टर के लिए क्या आएगा? I नॉट XL। तो I नॉट XL का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा? होगा। अब बताओ क्या कॉमन हो जाएगा? सर I नॉट स्क्वायर कॉमन होके बाहर आ जाएगा। तो अंदर केवल क्या I नॉट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर बचा। क्या यही V नॉट है? अब थोड़ा इस ध्यान से V नॉट को देख लो। क्या बताओ V नॉट इज इक्वल टू, तुम क्या लिखना पसंद करते हो? V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू में R, क्या यही लिखना पसंद करते हो? अरे V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू R लिखना पसंद करते हो। तो जाहिर सी बात है क्या ये रजिस्टेंस है और XL भी क्या है? रजिस्टेंस है। दो रजिस्टेंस जब जुड़ेंगे तो क्या एक नया रजिस्टेंस बनेगा? समझ रहे हो? तो इनको भी हम रजिस्टेंस ही बोलेंगे, मगर एक नया रजिस्टेंस जिसको लिखा जाएगा V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू में Z। ये Z है और Z एक रजिस्टेंस है, बट इसका नाम रजिस्टेंस नहीं होगा, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। ठीक है। और इस Z की वैल्यू पे अब बात करनी है भाई। Z की वैल्यू एक्चुअल में I कितनी है? तो थोड़ा ध्यान से देखो। सर Z की वैल्यू I है कितनी? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अभी सुनो बस, तुम्हारा क्या वैल्यू निकला है? V नॉट निकला है। V नॉट हो गया। अब क्या नहीं पता है इसमें? फाई।
और प्लस का या माइनस का, यही तो क्या ये भी पूरा पता चल जाएगा। देन v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस नहीं पता है और सर फाई नहीं पता है। v नॉट तो मिल गया, क्या मिला, आई नॉट इंटू जेड, वेयर जेड इज द इम्पिडेंस और जिसकी वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अच्छा अब बताओ एक्सएल की जगह पे क्या रख सकते हो, क्या ओमेगा इंटू एल भी रख सकते हैं क्या? अरे रखा जा सकता है। एक्सएल इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, एक्सएल क्या ओमेगा इंटू एल के इक्वल होता है क्या? जेड इज इक्वल टू क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा और ये एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, बट मेन फॉर्मूला तो यही है, इसी से सब बनता चला जा रहा है, ठीक है। और भी नॉट की वैल्यू ये है। अब सुनो, हमें क्या बस निकालना है फाई। मैं इसी ग्राफ का जस्ट रेजिस्टेंस के टर्म में एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी नॉट है तो क्या मैं इसकी जगह पे आई नॉट इंटू आर लिख सकता हूँ, और ये भी नॉट एल है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट एक्सएल लिख सकता हूँ। और सर ये भी नॉट है, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट इंटू में जेड लिख सकता हूँ। बस अभी समझो, क्या सब में आई नॉट आई नॉट आई नॉट आया है, तो अगर मैं सबको कॉमन लेके हटा दूँ, अरे भाई दो देखो, ध्यान से देखो, इन दो का रिजल्टेंट ही तो ये है, तो इन दोनों को कॉमन लेके बाहर जब निकाल लेंगे तो क्या ये इससे कट जाएगा, तो किसके किसके बीच में ग्राफ इन्हीं की तरह दिखेगा, आर में, एक्सएल में और जेड में। तो सर क्या हमारे पास एक नया ग्राफ आर में, एक्सएल में जो मिलेगा, क्या वो ऐसे जेड की तरह दिखाई देगा क्या? क्या बताओ, दिखाई देगा क्या जेड की तरह? समझ रहे हो? अब बताओ ये जेड इस आर से कितने डिग्री ऊपर गया है, फाई। कितने डिग्री ऊपर गया है, फाई। अरे यहाँ देखिए, ये भी नॉट, इस भी नॉट आर से कितने डिग्री ऊपर गया है, फाई। क्या यही तो पता लगाने बैठे हो तुम? नहीं समझे हो, मैं बताता हूँ। v इज इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई है, लिखा गया है। सर ये फाई जो लिखा है ना, इसका मतलब समझिए क्या है। ये फाई का मतलब है कि भी नॉट कितना आगे निकल गया है इन दोनों के सम से। इन दोनों के सम से क्या नया पोटेंशियल भी नॉट मिल रहा है, तो यही भी नॉट कितना आगे या कितना पीछे रह गया है इन दोनों के सम से जो वैल्यू मिली है। तो सर इन दोनों का सम है भी नॉट, तो इस भी नॉट की वैल्यू को तुम्हें देखना है ना कि कितना आगे चला गया है कितना पीछे। तो ध्यान से इस ग्राफ में देखो, क्या इस आर वाले से ये फाई आगे चला गया है, तो मैं पूछूं इससे कितना पीछे रह गया है, तो क्या 90 माइनस फाई हो जाएगा, दोनों से मिल गया। तो या तो फाई रख लो, या अगर इससे पूछे तो कितना लिखोगे, 90 माइनस फाई लिखोगे। तो बस हमें फाई तो पता लगाना है। अब सर फाई कैसे पता लगाएंगे, हमें ना ये पता है ना हमें ये पता है, बट हमें क्या पता होगा, हमें पता होगा एक्सएल और हमें पता होगा आर। और एक्सएल और आर पता होगा तो क्या मैं निकाल सकता हूँ जेड, और एक्सएल आर और जेड पता है तो क्या मैं फाई निकाल सकता हूँ। हाँ सर, इस ग्राफ से मैं बोल सकता हूँ tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे tan फाई क्या है, ध्यान से देखो, इसको उठा के यहाँ लगा दोगे, इसको उठा के यहाँ लगा दोगे तो क्या ये एक्सएल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर। तो सर एक्सएल अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन एक्सएल अपॉन आर। बताओ क्या यहाँ से फाई मिल जाएगा, देन फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। खत्म, बस यही है एलआर सर्किट। अब इसमें तुम्हें बस सिंपल सी बात थी कि इस भी नॉट को निकालना था और फाई को।
फाई में क्या लगाओगे, प्लस की माइनस? मैंने प्लस माइनस दोनों लगाया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे पूछ कहाँ से रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर आर से होगा तब तो आगे निकला है भी नॉट, आर से अगर पूछा जाए तब तो आगे निकला है, और अगर एल से पूछे तो क्या पीछे रह गया है। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में आया है। तो सर इससे अगर फाई है तो इससे 90 माइनस फाई होगा, बस यही रख दीजिए, नोट करिए इसको बस। और फॉर्मूला बस इसमें कितने मिले हैं जिसका यूज करेंगे, 1 2। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे इसमें आ रहा है। जल्दी कर लो इसको। जल्दी करो, हो गया? दोनों पढ़ लेंगे तभी हम आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल या तो इसी पे भी करा देते, बट ठीक है, दोनों एक ही साथ सेम फॉर्मूला उसका भी बनेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, जेड की जो वैल्यू है ना, वो उसका यूनिट हमेशा क्या होगा, ओम, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यूनिट ओम ही होगा। इम्पीडेंस बस नाम है इसका। मिटा दे भाई। हाँ, आरसी सर्किट, सी आर भी कह सकते हैं। आर सी जैसे हमारा बना वैसे एल आर, वैसे ही आर सी सर्किट भी है।
ठीक है, ध्यान से सुनो इसको भी। हो गया है उधर। आरसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस जिसका आर वैल्यू है और एक कैपेसिटर जिसका रिएक्टेंस एक्सी है, एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट कितना आ रहा है इसमें, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट आ रहा है। अब एक बात बताओ, करंट आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल भी कुछ आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में है। तो फिर इनका भी पोटेंशियल क्या डिवाइड हुआ होगा। तो फिर लिखते हैं सर, भी नॉट पहले आर लिख लीजिए क्योंकि हमें पहले तो भी नॉट का ही पता लगाना है और उसके बाद से किसका पता लगाना है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई का। तो सर इस फाई का पता लगाना है और किसका पता लगाना है, भी नॉट का। तो सर भी नॉट का पता लगाने के लिए भी नॉट आर लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, भी नॉट सी लिखना पड़ेगा। क्या यही दो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो बताइए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये ओमेगा टी है करंट और रेजिस्टेंस में देखो करंट जिस फेस में चलेगा क्या पोटेंशियल भी उसी फेस में चलेगा। तो क्या लिखेंगे फिर, भी नॉट, यहाँ भी आर होगा ना, केवल भी आर और भी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, भी नॉट आर साइन ओमेगा टी। क्या यही लिखा जाएगा। कैपेसिटेंस में क्या होता है सर, कैपेसिटेंस में पोटेंशियल लैग कर जाता है, कौन आगे निकल जाता है, करंट। तो सर करंट ओमेगा टी में है, आगे निकल गया है, तो लैग कराना पड़ेगा इसके पोटेंशियल को, कितने डिग्री, 90। तो सर क्या मैं यहाँ लिखूँगा, भी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। क्या लैग कर गया करंट से, सर करंट ओमेगा टी फेस में चल रहा है और यहाँ पे इसका देखिए पोटेंशियल ओमेगा टी माइनस क्या हो गया, पाई बाई 2। अब बताइए थोड़ा ध्यान से, क्या इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो नया पोटेंशियल मिलेगा भी नॉट। तो मैंने क्या ग्राफ बनाया, फिर ग्राफ बनाने के लिए देखो अभी जैसे उसमें बनाए थे वैसे सेम फेजर डायग्राम इसमें बनाओ। बताओ भी नॉट आर अगर ये है तो क्या करंट इसी के फेज में चल रहा है, क्या आई इसी में चल रहा है, दोनों सेम फेस में चलते हैं सर ये। मगर जब इसके फेस में आए तो VC कितने डिग्री लैग कर गया है करंट से, 90। तो क्या सर ग्राफ नीचे बन जाएगा। तो थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं। भी नॉट आर सर यहाँ है, करंट इसी फेस में चल रहा है और इससे कितने डिग्री लैग कर गया है VC, तो 90 डिग्री लैग कर गया। फिर दो वेक्टर और दोनों 90 डिग्री पे दोनों जुड़ेंगे तो क्या मुझे भी नॉट पता चल जाएगा। तो सर भी नॉट की वैल्यू अब फिर कितनी होगी, तो सेम कहानी होगी सर, कितनी, तो सर इसका और इसका सम कर दीजिए, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, भी नॉट आर का स्क्वायर प्लस भी नॉट सी का स्क्वायर और अंडर रूट लगा दीजिए। बताइए इसको क्या लिख सकते हो भाई, बोलो भाई, आई नॉट आर का स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आई नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, क्या बचेगा इतना। तुम क्या लिखना पसंद करते हो, आई नॉट इंटू आर, तो यहाँ पे भी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू क्या लिखोगे, जेड। फिर जेड क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस, क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस। और इसकी वैल्यू इसमें क्या चेंज हो जाएगी पहले से, सर यहाँ पे हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा, एक्स सी का स्क्वायर। और सर एक्स सी कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा, देन एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, कैसे लिखा जाएगा। अब बताइए आर स्क्वायर प्लस क्या इसको लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर, क्या ऐसे लिखा जाएगा इसको। इसका आप ग्राफ बनाएंगे क्योंकि मुझे अब फाई चाहिए तो मैं फिर वही काम करूँगा सर, यहाँ पे भी नॉट आर को क्या लिखूँगा, आई नॉट आर, इसको क्या लिखूँगा, आई नॉट जेड और इसको क्या लिखूँगा, आई नॉट एक्स सी। सब में आई नॉट है तो हटा दूँ तो क्या आर और जेड और एक्स सी के बीच भी ग्राफ ऐसे ही दिखाई देगा क्या। तो सर इन सब में से आई नॉट अगर हटा दिया तो इसका मतलब इसका भी ग्राफ सेम वही बनेगा, आर
यहाँ पे क्या है हमारे पास जेड जेड, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स सी। यही है क्या? ये कितने डिग्री इस करंट वाले या रेजिस्टेंस से कितने डिग्री नीचे आया है? 5। तो सर 5 डिग्री अगर ये नीचे आया है तो बताइए tan phi, फिर इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, tan phi इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स सी बाई आर, परपेंडिकुलर ये इधर आएगा तो परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस। ये बन जाएगा फॉर्मूला। बस खत्म, नोट कर। इसमें भी इम्पीडेंस की सेम यूनिट होगी ओम। ये आरसी सर्किट है। हो गया। सेम है, ऐसे थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, क्वेश्चन किया जाए। संदीप सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? लिखिए क्वेश्चन। नोट हो गया? नोट कर लिया? सुनो क्वेश्चन लिखो। इसमें मैंने tan की वैल्यू निकाल के दे दी है आपको। आप इसमें कुछ भी अब निकाल सकते हो, साइन कॉस जो भी निकालना हो। मेनली टाइम पे पता है कॉस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम एक पावर फैक्टर का नाम सुनते हैं, अभी आगे एलसीआर में आएगा पावर फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, पावर फैक्टर में कॉस फाई आता है, कॉस फाई। इसमें बताओ कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? अरे ये फाई है तो उसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो सर ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा? तो क्या आर अपॉन जेड बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा क्या? तो क्या लिखेंगे? आर अपॉन जेड। समझे हो? कॉस फाई, दिस इज द पावर फैक्टर। बट अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ इस पर, बट कॉस फाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूले में। अब ये मैं tan निकाल दिया हूँ तो आप cos निकाल लो, साइन निकाल लो, कुछ भी निकाल लोगे। बट जहाँ पावर फैक्टर में वर्ड यूज करूँगा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? cos फाई। ठीक है, तो अभी वो आगे लिखवाएंगे पावर फैक्टर में। पहले क्वेश्चन लिखिए, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं आ जाए ये वर्ड, इसलिए मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन, अ बल्ब ऑफ अ रेजिस्टेंस 10 ओम connected to an inductor of inductance L is in series with AC source, ठीक है, मार्क 100 वोल्ट 50 hertz. If the phase between the voltage and current is pi by 4, calculate the value of L. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है, फटाक से लिखिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। सॉल्व करो, आंसर बताओ सब। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। A coil of resistance 300 ohm and inductance 1 Henry is connected across an AC source in a series with a frequency 300 upon 2 pi hertz, 2 pi नीचे hertz, calculate the phase difference between the voltage and current। जल्दी बताइए दोनों का आंसर। एक कॉइल जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम है, इंडक्टेंस है 1 हेनरी और कनेक्ट किया जा रहा है एसी सोर्स से सीरीज में, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 300 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज। तो उसने बोला है बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज में और करंट में। जल्दी आंसर चाहिए मुझको। कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। क्या नाम है इसका? तुम बताओगे। तुम हंस रहे हो मुंडी नीचे करके, क्यों हंसे हो? पहले का आंसर आया तुम्हारा? सॉल्व करो, तुम ही से आंसर सुनूंगा मैं। जल्दी बताओ, समय नहीं है अभी, क्वेश्चन बहुत करने हैं।
बोलो भाई, आया पहले का? हाँ, 1/10। हाँ, आया है कि सुन के बोल दिए हो? रेजिस्टेंस है 10 ओम का, क्या दिया है? R, कनेक्टेड टू अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। L नहीं पता है, बस L से कनेक्टेड है, सीरीज में है। AC सोर्स का मार्क भी ये मार्क्ड है, मतलब क्या RMS होगा? अरे सप्लाई है ना, तो क्या ये RMS होगा? उससे हमें क्या लेना देना, भी RMS। AC सोर्स जो कनेक्टेड है वो भी है, उस भी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 वोल्ट। ये कितना है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। फेज़ कितने का है? फेज़ डिफरेंस मतलब फाई कितने का है? π/4। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सोच के देखो, फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें? 10 फाई लगा दें? अरे सर देखिए ध्यान से, R पता है, F पता है, तो 10 फाई लिखते हैं। 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XL/R हो जाएगा। और सर XL कितना होगा? ये तो निकालना पड़ेगा ना, तो क्या ओमेगा इंटू एल लिख सकते हो XL की जगह? और सर ओमेगा भी नहीं पता, F पता है, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2πF इंटू में L लिखा जाएगा। अब तो सब पता है सर, फाई पता है, F पता है, पाई पता है, R पता है, तो L नहीं निकल जाएगा। ये है सर π/4। 10 π/4 का मतलब 10 π/4 मतलब 45, और 45 होता है 1, तो R इधर आ जाएगा सर, बचेगा 2πFL। समझे हो ना? पाई की वैल्यू रख दिया हूँ कितना? π/4, और 10 π/4 होता है 1, तो 1 में R मल्टीप्लाई होगा तो R, इधर बचा 2πFL। देन R इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू रखना है तो रख लो, नहीं तो पाई में छोड़ दो। F की वैल्यू कितनी है? 50। L निकालना है क्या? हाँ। R की वैल्यू 10। क्या 10 से 50 कट जाएगा? हो जाएगा 5 2 जा 10, नीचे आ जाएगा। देन 1/10 पाई। हेनरी इंडक्टेंस है, हेनरी होगा ना इंडक्टेंस है। दूसरा का आंसर बताओ। हाँ, π/4। फेज डिफरेंस निकालना है क्या? 45 डिग्री π/4, ठीक है, सही है। दूसरे का आंसर π/4 आ रहा है भाई। फिर वही 10 फाई इज इक्वल टू क्या लगाया? XL/, अरे यही XL/R, यही तो लिखेंगे। क्यों मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस है और क्वाइल है, तो जाहिर सी बात है यही दो होंगे। अगर कैपेसिटर होता तो XC आ जाता। XL की जगह पे सर क्या रख देंगे? ω/L, R 10 फाई हो जाएगा। सर 10 फाई इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू रखते हैं। सर ओमेगा नहीं दिया है, 2πFL रख लीजिए। 2πF और L है ही है, नीचे है R। 2πF की जगह पे क्या रखेंगे? 300 में 2π, और L कितना दिया है? 1 में रेजिस्टेंस कितने का है? 300 का। 2π से 2π, 300 से 300, कितना आया? 1। 10 फाई कितना आया? 1। तो फाई कितने डिग्री का रहा होगा? π/4 मतलब 45 डिग्री का। नेक्स्ट, चलो बताओ, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। अ coil when connected
across 10 volt DC supply, drawn a current two ampere when it is connected across a 10 volt and 50 हर्ट्ज़ 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ AC सप्लाई the same coil drawn a current of 1 ampere determine the self inductance of the coil. डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और भी कुछ चीज़ें बना सकता हूँ, बस मैंने अभी इतना ही लिखा है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है एक, और इसमें एक चीज़ और पूछा है। आप देख रहे हो कि डीसी से जब यही क्वाइल कनेक्ट है 10 वोल्ट से, तो करंट कितने का जा रहा है? 2 एम्पियर। और फिर एसी के 10 वोल्ट से जब कनेक्ट हो रहा है तो करंट कितने का हो जा रहा है? 1 एम्पियर। तो पूछा है वाई करंट शुड बी लेसर इन एसी। करंट कम हो जा रहा है ना एसी में, क्यों? पोटेंशियल तो उतना ही है 10 वोल्ट का, इसमें भी 10 वोल्ट का था सर, पोटेंशियल सेम है फिर भी करंट कम हो जा रहा है। वाई, ये भी रीज़न इसमें पूछा है, वाई करंट शुड बी लेसर इन अ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में करंट क्यों कम हुआ, ये भी रीज़न हमें जानना है आपसे। बताएंगे, जल्दी सॉल्व करिए और बताइए आंसर। आया समझ में? अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बस समझने की बात है, समझ के देखो हो जाएगा कि नहीं हो पाए। नहीं होगा तो बताएंगे, बट पहले कोशिश करो। बात नहीं, सॉल्व करो क्वेश्चन। हुआ भाई? क्या हुआ? बात कर रहे हो, सॉल्व करके बताओ। किसी का नहीं है? सुनो भाई, देखो इधर बोला है क्वाइल है, जब 10 वोल्ट के डीसी सप्लाई से कनेक्ट हो रहा है तो करंट कितना दे रहा है? 2 एम्पियर। V इज इक्वल टू आई इंटू में R। सर V कितना दिया है? अगर ये DC है तो क्या यही फॉर्मूला लगेगा?
क्या डीसी तक तुमने कभी एक्सएल एक्सी का नाम सुना था? नहीं, एक्सएल एक्सी बस किस में आता है? एसी में। तो सर इसमें क्वाइल हो चाहे कुछ भी हो, क्या रहेगा? आर। देन V इज इक्वल टू आई इंटू क्या लिखेंगे? आर। देन V दिया है 10, करंट कितने का है? तो रेजिस्टेंस कितने ओम का मिला? 5। अब इसी को हम किससे कनेक्ट करने जा रहे हैं? एसी सोर्स से किया गया कनेक्ट उसी क्वाइल को। तो अब बताओ 10 वोल्ट का है सप्लाई, 10 वोल्ट का सप्लाई है और करंट कितने का है? तो क्या इसमें अब जेड मिलेगा? क्वाइल है तो क्वाइल के पास खुद का रेजिस्टेंस भी होगा। समझो, ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम किसी वायर से कनेक्ट कर रहे हो किसी क्वाइल को, तो सर अब ये सर एलआर सर्किट है कि नहीं है, पहले तो यही समझना है बहुत लोग को। एक बात बताओ, बैटरी से जब कनेक्ट करते हो ना, तो बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इसके क्वाइल के रेजिस्टेंस को ही आर मान लेते हो, और जब एसी सोर्स से कनेक्ट होगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस आर होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? एक्सएल। ये दोनों जुड़ के जेड बन जाएंगे, नया हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब डबल हो जाएगा या रेजिस्टेंस जब जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी होगी। नया रेजिस्टेंस क्या मिला होगा? जेड। तो नया रेजिस्टेंस जो जेड मिला इन दोनों के सम से मिला है, तो क्या रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो करंट अपने आप क्या हो गया होगा? कम। तो हुआ भी तो है, देखो इसमें करंट कितने का था? 2, और इसमें करंट कितने का हो गया? 1। तो जेड कितने का होगा हमें पता लगाना पड़ेगा। तो सर हम कैसे लिखेंगे? अभी मैंने बोला आप लिखते हो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, बट आर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड। बताओ अगर ये RMS है तो ये भी क्या होगा? तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? VRMS अपॉन IRMS। सर VRMS कितने वोल्ट का है? सप्लाई ही तो VRMS होती है, और जो करंट फ्लो करता है वही तो IRMS होगा। तो VRMS 10 और IRMS कितना? 1। तो जेड की वैल्यू कितनी मिली? 10। यहाँ से जेड मिल गया और यहाँ से आर मिल गया। अब बताइए जेड इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्या रूट हट जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा? हमें किसकी वैल्यू निकालने? एक्सएल की। तो इधर भेज दीजिए एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। देन एक्सएल स्क्वायर जेड की जगह पे तो वैल्यू पता ही है, रख दो। कितनी है? 10। 100 हो जाएगा। और आर की जगह पे 25। क्या एक्सएल स्क्वायर 75 आया क्या? अब बताओ एक्सएल की जगह पे सर क्या रखेंगे? ओमेगा इंटू एल। हमें क्या चाहिए है? एल। मिल गया एल। सर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 75 अपॉन क्या? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा? आएगा कि नहीं? स्क्वायर हटा दें तो क्या ये रूट में चला जाएगा? तो सर रूट का 75 और नीचे केवल क्या बचा? ओमेगा। और सर ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू देखो कितना हर्ट्ज दी है? 50। तो क्या ये 100 हो जाएगा? 100 पाई। रख के सॉल्व कर दो इसको या यहीं छोड़ दो, यही होगा इंडक्टेंस। सॉल्व करो भाई, सॉल्व। नेक्स्ट लिखो। अभी इंडक्टर पे ही क्वेश्चन बस करा रहे हैं, अभी कैपेसिटेंस पे पहुंचे ही नहीं है। क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो इसी को मैं सर्किट बना के दे दूं या तो मैं जैसे दिया है वैसे लिख दूं। क्वेश्चन है
एन 80 वोल्ट 80 है, 80 वोल्ट 800 वॉट हीटर is connected on, is connected नहीं है, is operate, is to be operate on 100 volt 50 hertz supply. Calculate inductance of choke coil. चोक क्वाइल का मतलब वही है जो ये ऐसे क्वाइल बनी होती है ना, इसी को चोक क्वाइल कहते हैं। तो बस एक नया नाम लिख दिया, इसलिए मैंने आपको बोला चोक क्वाइल है, बस क्वाइल ही समझो इसको। चोक वर्ड आपने सुना होगा, जैसे उसमें बहुत जगह ऐसे, जैसे मान लो पहले ये एलईडी बल्ब आता था तो तुमने देखा होगा उसमें एक चोक लगता था। पहले बल्ब देखा था, ये रॉड आता था, रॉड, पुराने रॉड देखे हैं, उस रॉड में एक ऐसे डिब्बे की तरह लगता था, एक फ्रेम आता था, फ्रेम के ऊपर रॉड लगता था जिसको फोड़ते हैं, ट्यूबलाइट जो होता था, उसके अंदर एक यहाँ पे लगता था ना ऐसे छोटा सा, उसी वाले उसके पट्टी पे, उसी को चोक क्वाइल कहते थे। ठीक है, तो वो उसको मेंटेन करके रखता था, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती थी जो उस क्वाइल के अंदर होती थी, वही चोक क्वाइल है। तो उसने बोला है कि सप्लाई द इंडक्टेंस ऑफ द चोक क्वाइल, जितने भी क्वाइल होते हैं उनके पास ऑलरेडी चोक होता है। ठीक है, बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ही होगा जो होगा, बाकी क्वेश्चन आसान है। जल्दी करो, पढ़ के देखो, समझो, बताओ आंसर। बात नहीं, बताओ ये क्वेश्चन में ऐसे क्यों दे रहा है? हर अभी तक 2 क्वेश्चन कराए, दोनों क्वेश्चन में एक उसमें तो डीसी और एसी बोल दिया, इसमें कुछ उसने बोला नहीं। देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनो। 80 वोल्ट और 800 वॉट का हीटर है, तो ये तो उस पर मेंशन होगा ना हीटर पे कि 80 वोल्ट का है, 800 वॉट। अब किस पे ऑपरेट करा रहे हो तो तुम जानो, डीसी से कि एसी से। तो अभी वो हीटर खरीदने गए तो हीटर पे इतना मेंशन था, तो बताओ ये मेंशन से क्या उसका रेजिस्टेंस निकल सकता है? आसानी से निकल सकता है सर। पहले बताइए ये क्या है, V है और ये क्या है, P है, तो क्या I मिल जाएगा? अरे P इज इक्वल टू V इंटू, नहीं मिल जाएगा I। तो सर्किट में कितना करंट जाएगा अगर इतना रहेगा पोटेंशियल और ये, तो बताओ P की वैल्यू 800, V की वैल्यू अरे 80 है, तो ये कट गया, तो क्या I 10 एम्पियर आएगा। अब सर I हम निकाल लिए हैं तो उसका क्या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ सर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सर V की वैल्यू कितनी रख दें, 80, और I की वैल्यू कितनी निकाली है, 10, तो क्या R पता चल जाएगा। कट गया तो R कितने ओम का आएगा, 8 ओम। अब यही 8 ओम का क्वाइल कनेक्ट किया गया है कितने से, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आएगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बस ये सोचो, हमें निकालना है कैलकुलेट द इंडक्टेंस L। न इसमें फाई दिया है न कुछ दिया है, तो सर एक्सेल अब निकलेगा कैसे? तो फॉर्मूला लगा दो, Z इज इक्वल टू, या तो ये लगा दें Z इज इक्वल टू कितना लगा दें, R स्क्वायर प्लस, हो जाएगा, समझ रहे हो। अब बताओ इसमें क्वेश्चन में देखो, कहीं क्वेश्चन में Z की वैल्यू दी है नहीं, निकल सकता है, सोच के देखो कैसे निकल सकता है, कोई बताए, Z की वैल्यू निकाल लेंगे।
100 दिया है ये AC का है, भी पता है ना, और करंट तुमने निकाला है, नहीं निकाला है, चलो ठीक है करंट हटा दो। तुम्हें पता है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है, मैंने तुमको ये दे दिया, छोड़ दो फ्रीक्वेंसी को, मैंने तुमको ये दिया है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जेड की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में जेड लिखा है। तो वी आर एम एस क्या हमें पता है? हाँ सर 100 वोल्ट पता है, ठीक है। आई आर एम एस को क्या इसमें क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन है नहीं, डायरेक्ट लिख दिया ऑपरेटेड, कहीं पे मेंशन नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं छूट गया हो, कहाँ गया? एन 80 वाट 100 वाट चोक कॉइल एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, देन कैलकुलेट द, कहीं लिखा भी नहीं भाई ब्रैकेट में, तो कैसे करेंगे भाई जेड? क्योंकि हमें तो चाहिए एक्सेल, और कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, एक्सेल में से ही एल आएगा, ओमेगा इंटू एल। यहाँ आर तो पता चल गया है, जेड अगर पता लगा लें तो निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी का यूज इसी में होगा, 2 पाई एफ एल आता है। जेड को निकालने के लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मूला तो इसमें कुछ फिर बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन में आई आंसर भी इसका आ रहा है 0.019 हेनरी या 6/100 पाई, आ जाएगा क्या? हमें लग रहा है पहले आई निकालना पड़ेगा, निकालो चलो, थोड़ा सा आई बड़ा, क्वेश्चन बड़ा होगा, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आओ निकालते हैं। देखिए भाई सुनिए, जेड की जगह पे क्या रखोगे? बोलो भाई, अभी रखा है यहाँ पे, यहाँ रखा था भी अपॉन, ऐसे रखा ना, भी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, आई इंटू जेड होता है, तो जेड इज इक्वल टू भी अपॉन आई होगा। तो क्या यहाँ पे भी आर एम एस अपॉन में क्या लिखेंगे? आई आर एम एस लिखा जाएगा। इसको उल्टा कर दो तो क्या ये भी उल्टा हो जाएगा? सुनो ध्यान से, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा कर दो तो क्या ये भी उल्टा हो जाएगा? हाँ सर उल्टा कर देते हैं। तो बताइए आई आर एम एस अपॉन भी आर एम एस, और ये उल्टा होगा तो क्या 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा क्या? सुनना बात मेरा, ये भी आर एम एस इधर भेज दो, देन आई आर एम एस इज इक्वल टू भी आर एम एस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, इसकी जगह पे रखो 2 पाई, या ऐसे रख लो ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा की जगह पे तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर, तो रखो भाई वैल्यू, स्क्वायर कर दें तो भी आर एम एस का स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर, तो नीचे क्या बच जाएगा? बात नहीं, आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। थोड़ा देखो जो जो वैल्यू गिवन है उठा के रखो थोड़ा क्वेश्चन में। आंसर तो इसमें केवल डायरेक्ट एल का ही दिया है, बाकी किसी का नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें आई आर एम एस को कंसीडर तो करना पड़ेगा, और यही कंसीडर कर ही सकते हैं, इसके अलावा और कहीं हमें आई आर एम एस निकालने का चांस ही नहीं दिख रहा है। एक बार सॉल्व करते हैं, अगर आंसर आ गया उतना तो ठीक है, रख के सॉल्व करो। आई आर एम एस की वैल्यू को कितना रख लें? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? भी आर एम एस तो दिया है ना, अरे कितना है 100, तो 100 इंटू 100 स्क्वायर है। आर की वैल्यू कितने निकाली है? 8, तो कितना हो जाएगा 64। 4 पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर रहने दो, एफ की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 इंटू 50, और एल तो निकालना ही है, स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, जो कट पिट रहा है पहले काट लो, इसको इधर भेज दें, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, इसी से काट दें, ये प्लस है ना भाई, 64 प्लस
4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, 2500 होगा, और 2500 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 10,000 होगा क्या? क्यों भाई? इनटू में पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, यही हुआ ना, इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 100। समझे हो? 64 प्लस पाई स्क्वायर तो लिखा है 50 50 2500, और ये 4 2500 में 4 का मल्टीप्लाई 10,000, पाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। हमें चाहिए एल, तो क्या इसको इधर भेज देंगे? तो 100 में से 64 जाएगा 36, देन पाई स्क्वायर एल स्क्वायर 36 अपॉन 10,000 ना। 10,000 को सर क्या 100 इंटू 100 दो बार लिख सकते हैं, और पाई स्क्वायर को भी भेज दीजिए नीचे, और सर एल स्क्वायर से अब स्क्वायर हटाइए तो ये सब किस में आ जाएंगे? देन एल इज इक्वल टू हो जाएगा 600 पाई। क्या यही आ रहा था आंसर? 6/100 पाई, मतलब उसने आई की वैल्यू को 10 लिया था। आंसर आ रहा है 6/100 पाई या 0.019 हेनरी। तो सिंपल सी बात है, आई को वही लिया गया है। यहाँ पावर जो दिया था ना, इसी से जो आई आएगा वही सप्लाई का करंट होगा, इसी को IRMS माना गया है। अब हम देखो इसलिए मान लिए ना क्योंकि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बच रहा है। तुम खुद सोच के देखो, दो क्वांटिटी अननोन है, एक तो एक्सेल और एक IRMS, निकल ही नहीं पाएगा, एक ही फॉर्मूला है। फेज डिफरेंस दिया होता तब मैं कहीं जेड को निकालने के लिए एक्सेल, वो याद है ना फेज डिफरेंस वाला, एक्सेल अपॉन आर पे आता, बट फेज डिफरेंस कहीं फाई दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। तो दिमाग लगाओ, सोचो कि कहाँ तक जा सकते हो, वहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मेरे पास वो कोई चांस था नहीं, मैं आई का यूज़ किया। ठीक है भाई, अभी तो केवल इम्पिडेंस इसी पे क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन इसका अभी मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, और 5 10 12 15 जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहले करके कर लाइएगा कॉपी में, चेक करेंगे कल कॉपी। कल कॉपी में जितना क्वेश्चन अभी ग्रुप में जाएगा वो करके लाइएगा, इस पूरे चैप्टर का नहीं, बस अभी केवल इसी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ, इन्हीं दोनों टॉपिक करके लाइएगा। 10 क्वेश्चन होगा कम से कम।